नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद नवाल है और मैं अंसल हाउसिंग में सन 2005 से रह रहा हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इस आरडब्ल्यूए के बारे में। आशा है आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ये आरडब्ल्यूए पिछली जितनी भी आरडब्ल्यूए बनी है उन सब में सबसे बेकार साबित हुई है, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो कृपया आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और बताइए और डिसाइड कीजिए कि इस आरडब्ल्यूए का आप क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मिस्टर कटारिया एंड उनकी जो टीम है उन सब ने मिलके एक रिट पिटीशन डाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वो कैसे डाली है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मिस्टर कटारिया ने पुरानी वाली आरडब्ल्यूए से केस की फाइलें और जितने भी डॉक्यूमेंट थे और जितने भी सपोर्टिंग लेटर्स थे वो सब के सब जो है एक स्टडी करने के बहाने उन्होंने जो अपने घर पे मंगाए और उनका एक सेट जो है वो उन्होंने फोटोकॉपी करके अपने पास रख लिया। और फिर पुरानी वाली आरडब्ल्यूए और मिस्टर कटारिया और उनकी टीम ये गए इलाहाबाद। इलाहाबाद इसलिए गए क्योंकि आरडब्ल्यूए जो है रिट पिटीशन डालना चाहती थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहां पे किसी वजह से पुराने वाले आरडब्ल्यूए और मिस्टर कटारिया वाली जो टीम है इनका मिलान जो है नहीं हो पाया वहां पे। तो मिस्टर कटारिया ने और उनकी टीम ने आरडब्ल्यूए के बिहाफ पे केस ना डाल के इन्होंने इंडिविजुअली केस डाल दिया और किसी भी पुराने आरडब्ल्यूए के मेंबर को या किसी भी दूसरे मेंबर्स को बताया नहीं कि हम लोग इंडिविजुअली केस डाल रहे हैं वहां पे, जबकि इंडिविजुअल केस की कोई वैल्यू नहीं है हाई कोर्ट के अंदर। क्योंकि इस अंसल हाउसिंग में लगभग 1000 प्लॉट हैं और अगर खाली 16 जने ही केस डालेंगे तो इसका ये मतलब निकाला जाएगा कि बाकी 984 जो फैमिलीज हैं या फ्लैट ओनर हैं या रेजिडेंट हैं वो खुश हैं इस कॉलोनी से, इसलिए उन्होंने वो केस नहीं डाला। और खाली ये जो 16 आदमी हैं यही लोग जो है किसी ना किसी वजह से दुखी हैं। तो ये जो लॉजिक अगर हाई कोर्ट सुनेगा और देखेगा तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा स्ट्रेट अवे। इसलिए हमें ये केस जो है मिलके ही डालना चाहिए था, तभी इसकी वैल्यू है, अदरवाइज इस केस की कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात कि ये केस जो लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा एडवोकेट चाहिए, बहुत अच्छा फंड चाहिए, जो कि इंडिविजुअल के पास में पॉसिबल नहीं है। और इंडिविजुअल जो है कोई भी इलाहाबाद जाके फाइट कर भी नहीं पाएगा। और इसीलिए जो है अब ये ऑप्शन बचता है हमारे पास में कि ये जो इंडिविजुअली लोगों ने जो डाला है केस, ये जो है आरडब्ल्यूए के अंडर में मर्ज कर दें, ताकि आरडब्ल्यूए अपने नाम से जो है केस लड़े। और अपने नाम से केस लड़ेगी तो बाकी जो 984 फैमिलीज जो रह गई हैं वो सब की सब इंक्लूड मानी जाएंगी इसके अंदर। ये जो केसेस हैं या ये जो रिट पिटीशन है ये अगर आरडब्ल्यूए के अंडर में आ जाती है तो आरडब्ल्यूए एक अपनी अर्ली हियरिंग की या अर्जेंट हियरिंग की एक एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट में डाल सकता है, जो कि सीपीसी 151 के अंडर में आती है। और इसका जो रीजन है वो ये हो सकता है कि हम जो है इसमें से अधिकतर जो लोग हैं वो लगभग 50 ईयर्स और 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं। तो इस बेस पे हाई कोर्ट जो है अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है। और ये अप्रूव होने के बाद में इस केस की जो सुनवाई है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हुआ करेगी। और जिसका कि रिजल्ट हमें 2 साल 2.5 साल या 3 साल के अंदर जो है मिल जाएगा। और क्योंकि ये केस हमारा बहुत बहुत स्ट्रांग है इसलिए हमें जो है केस के हारने की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये केस हम जीतेंगे ही जीतेंगे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अच्छे से जीतेंगे केस, अच्छे से फाइट करेंगे केस, तो जो ऑर्डर निकल के आएगा उसमें कोई भी एक ऐसा भी रीजन हम जो है नहीं छोड़ेंगे जिससे कि जो है अथॉरिटी या अंसल या कोई दूसरी पार्टी अपील में जा सके। यानी केस जो है इतने अच्छे से हम स्ट्रांगली लड़ें कि एक भी पॉइंट ना छोड़ें किसी के लिए भी कि वो अपील में जा पाए। इसलिए जो भी डिसीजन होगा वही डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा। अपील में जाने का मौका हम देंगे ही नहीं किसी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 2 साल पहले जो केस डला है वो अभी तक एडमिट भी हुआ नहीं है हाई कोर्ट के अंदर। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच विचार करने की जरूरत है इस मुद्दे पर। ये केस अभी तक एडमिट नहीं हुआ है और ये बात जो है मिस्टर कटारिया ने किसी को भी बताई नहीं है अभी तक। वो हमेशा यही कहते रहे कि भी केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। कभी उन्होंने प्रोग्रेस कभी भी बताई नहीं है कि क्या प्रोग्रेस है। ये तो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट साइट पर जाके बहुत ही मुश्किल से इस केस की हिस्ट्री निकालने की कोशिश की, तब मुझे मालूम हुआ कि ये जो केस है अभी तक एडमिट भी हुआ नहीं है, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है। और हमारे 2 साल जो है वो कंप्लीटली यूजलेस हो गए। इसमें बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोगों को हाई कोर्ट के अंदर ये डिक्लेयर करना होगा कि हमारे जो है 2-3 केसेस और चल रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर। तो वो डिक्लेयर करने के बाद में अगर तो हाई कोर्ट को ये लगता है कि वहाँ से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से हम अप्रूवल लेके हाई कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर ये हमारा केस जेन्युइनली करेक्ट है तो हाई कोर्ट जो है बिना वहाँ की अप्रूवल लिए भी इस केस को जो है आगे बढ़ा सकता है, यानी कि रिजेक्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में इस हाई कोर्ट के अलावा, इस रिट पिटीशन के अलावा हमारे पास में कोई रास्ता बचता नहीं है अपनी कॉलोनी का सुधार करने के लिए। क्योंकि हाई कोर्ट ही एक ऐसी संस्था है जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकती है कि आप लोग जो है अंसल हाउसिंग को अपने अंडर में लीजिए। इवन चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में भी ये मैटर नहीं आता है, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इवन चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली हमारा हाई कोर्ट का ही एक सहारा है जिसको हमने अच्छे से अवेल करना चाहिए। अब बात करते हैं हैंड ओवर टेक ओवर की। मेरे हिसाब से हैंड ओवर टेक ओवर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी अगर तो नई आरडब्ल्यूए टीम अगर प्यार से हैंड ओवर लेती। लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ईगो इशू बना लिया कि नई आरडब्ल्यू वाले कहते हैं कि हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे फाइलें लेने के लिए, और पुराने वाले आरडब्ल्यू ने ये मुद्दा बनाया कि वो आएंगे तो ही हम जो फाइलें देंगे, हम उनके घर पे नहीं जाएंगे फाइलें लेके टेक ओवर देने के लिए। और ये जो हैंड ओवर टेक ओवर वाला जो इशू है ये खाली व्हाट्सएप पे और ईमेलों पे ही सिमट के रह गया। कोई भी ऑफिशियल किसी भी दूसरे घर पे गया नहीं फाइलें लेने या देने के लिए। और मिस्टर सतीश जो कि एक ट्रेजरर हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया अपने काम ना करने का। और वो हमेशा ये बहाना बनाते रहे कि मेरे पास तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, हैं तो मैं काम कैसे करूं। लेकिन उससे ही बहुत बड़ी बात ये है कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही नहीं है। और उनको पहले भी अगर फाइलें प्यार से अगर कोई दे भी देता ना 1 साल पहले भी, तब भी वो कुछ भी कर नहीं पाते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर नई आरडब्ल्यूए अगर टेक ओवर हैंड ओवर भी अगर नहीं कर सकती है ठीक से, वो जो कि इंटरनल प्रॉब्लम है हमारी, तो कैसे हम लोग जो बाहर की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। यानी कि हाई कोर्ट केस अथॉरिटी के साथ में या अंसल के साथ में या और भी कोई एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनके साथ कैसे हम फाइट करेंगे, कैसे अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे अगर हम अपनी इंटरनल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो।
अब हम बात करते हैं इस नई आरडब्ल्यूए के अचीवमेंट्स की। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी पॉजिटिव अचीवमेंट नज़र आया नहीं इस पूरे 1 साल के अंदर। इसलिए मुझे मजबूरी में इनकी जो नेगेटिव अचीवमेंट्स हैं, इसलिए जो इनकी जो नाकामियां हैं, खाली वही मैं गिनवा पाऊंगा आपको। तो आप सब लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी इस बारे में कि हम लोग जो है रोड का काम शुरू कराने वाले हैं। तो हमने पूछा भी रोड का काम कैसे शुरू कराने वाले हैं, तो उन्होंने कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। या तो अंसल हाउसिंग या वर्धमान या कोई भी पार्टी सब रोडों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बनाना शुरू कर देगी जल्द ही। तो हम लोग जो है मिस्टर कटारिया की विश्वास में आ गए। फिर लेकिन जब 4-5 महीने जब निकल गए तो फिर हमने पूछा कि भी रोड तो बननी शुरू हुई नहीं है, क्या बात है। तो उन्होंने बिना कोई कारण बताए कहा कि भी अब मुझे लगता है कि रोड बननी शुरू नहीं हो पाएंगी किसी कारणवश, लेकिन वो कारण नहीं बताया गया हमें। इसके बाद मिस्टर कटारिया ने जितने भी मेंबर थे सबको ट्विटर ट्विटर खेलने में लगा दिया और कहा कि आप जितने ट्विटर करोगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा चीफ मिनिस्टर पे, उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे। अरे भैया, वो प्रेशर क्या करेगा जब कानून ही अलाउ नहीं करता है। हमारा जो प्लॉट है 100 एकड़ का, वो लीज होल्ड नहीं है, वो फ्री होल्ड के अंडर में है। और फ्री होल्ड जो है किसी कानून के अंडर में आता है। और कानून को जो चैलेंज करना है, वो हाई कोर्ट को ही एक पावर है कानून को चैलेंज करने के लिए। और चीफ मिनिस्टर को भी पावर नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर को पावर है। खाली कोर्ट के थ्रू ही हम जो है कानून के अंदर फेरबदल करवा के और इसको हम जो है लीज होल्ड में कन्वर्ट करवा पाएंगे। अदरवाइज जो है ये किसी के भी बस का है नहीं ये मैटर। और उसके बाद कटारिया जी ने ये डिसाइड किया कि भैया अब जो है ना तो अंसल रोड बना पा रही है, ना वर्धमान बना पा रहा है, और ना जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ मिनिस्टर बना पा रहे हैं, तो हम लोग जो है खुद ही क्यों ना बना ले रोड। और उन्होंने जो है जितने भी मेंबर थे सबसे जो है 25-30-40 हज़ार रुपये इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि भैया जो है ये 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और सब लोगों से पैसे इकट्ठे करके और हम रोड बनाएं। लेकिन उन्होंने कभी भी ये ध्यान केंद्रित नहीं किया अपना कि हाई कोर्ट का जो केस है वही एक रास्ता है, उसी रास्ते से ही जो है हम जो है ना खाली रोड बल्कि सीवर, स्ट्रीट लाइट और कचरा सफाई वाला जो भी सिस्टम है उन सबको जो है अथॉरिटी के अंडर में ही जाके परमानेंटली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उन्होंने इस बात के ऊपर केंद्रित अपना ध्यान नहीं किया, लेकिन जो है रोड बनाने पे कर लिया, क्योंकि उसके अंदर जो पैसा इकट्ठा करके है और फिर बंदर बांट करने का उनका माइंड था। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉलोनी की जो हारमोनी थी वो भी अगर वो प्रेसिडेंट अगर मेंटेन नहीं कर पाए, चलो छोड़ो सारी बातों को, लेकिन कम से कम जो हारमोनी है कंपनी की, जो सामंजस्य है, जो मेल मिलाप है कॉलोनी के अंदर जो मेंबर्स का, वो भी जो है उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पे खुलेआम जो है लड़ाई दंगे होने लग गए, खुलेआम जो है माँ बहन गालियाँ सब जो निकाल रहे हैं रोड के ऊपर चल चल के हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? यहाँ पे हमारे सब भ्रांत लोग रहते हैं यहाँ इस कॉलोनी के अंदर है। ऐसा माहौल हमने शुरू से लेके अब तक कभी देखा नहीं है हमने। और प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक छोटा सा जो समस्या है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाए, जो कि है टेक ओवर हैंड ओवर वाली। वो मेरे हिसाब से खाली 1 हफ्ते का ही काम था और उस 1 हफ्ते के अंदर टेक ओवर हैंड ओवर हो जाना चाहिए था, अगर तो मिस्टर कटारिया चाहते तब। उन्होंने कभी भी जो है कोऑर्डिनेट नहीं किया पुरानी टीम से या किसी भी ऑफिशियल से, पुराने ऑफिशियल से, ना किसी के घर गए कि भैया फाइलें दे दीजिए आप या हैंडओवर दे दीजिए। और ये जो है फाइलें लेने का एक तरीका होता है, आपको घर जाना चाहिए तभी फाइलें लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आप जब बैठोगे मिलके तो पुरानी जो भी समस्याएं हैं वो डिस्कस भी होती हैं साथ के साथ, और समस्या का समाधान भी जो है आपको सुझाना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है तो ये करना चाहिए। खाली फाइलें लेने से ही जो है चार्ज लेना नहीं कहलाता, साथ में डिस्कशन भी करना होता है।
जो कि एक किसी घर पे जाके या उनको अपने घर बुला के होना चाहिए था। और आप लोग ईगो के अंदर आके, ना तो वो लोग आपके घर आए और ना आप लोग उनके घर गए, इसके चलते पूरी पूरी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग जो है अभी तक सफर हो रहे हैं। और आप लोग अगर टेक ओवर हैंड ओवर भी नहीं कर सकते तो भैया फिर आप क्या समस्या सॉल्व करने की उम्मीद रखें हम आपसे, हैं? क्योंकि हमारी आरडब्ल्यू एक लीगल एंटिटी है, इसके लिए हमें जो है इस आरडब्ल्यू की हर साल स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी बहुत ज़रूरी है। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कई सालों से। और इसके चलते हमारा आरडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है कभी भी। और अब बात करते हैं रोड प्रोजेक्ट की। ये रोड प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि कम से कम मेरे हिसाब से 4 करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। और इनके बस का इवन 10 लाख रुपया इकट्ठा करना भी नहीं है, जो कि 4 करोड़ रुपया इकट्ठा करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के सपने देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ट्रस्ट की है ही है, और दूसरी बात इतना ये जो है 5 लाख 10 लाख का जो फंड है उसको भी मेंटेन करने के लिए उनके पास में कोई भी प्लान नहीं है। तो ये 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाएंगे? हम लोग जो है यूं समझ के चलो कि जो जिन्होंने भी पैसे दिए हैं वो ये मान के चलिए कि सब लोगों ने पैसे कुएं में डाल दिए अपने, ये ना तो रिफंड मिलने के और ना ही प्रोजेक्ट पूरा होने का। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग इनके पीछे पड़ेंगे तो शायद आपको रिफंड मिल जाए, अदरवाइज ये समझिए कि ये पैसा आपका डूब गया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा 10,800 रुपया जो कि मैं 1 साल से मैंने जो है इनसे इतना फॉलो कर करके है, और लेकिन मेरे को अभी तक वो पैसा मिला नहीं है, जो कि मैंने डबल पेमेंट किया था गलती से। तो आप लोगों का रिफंड तो मिलना यूं समझो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में। अभी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी से ही कोशिश करिए और अपना रिफंड ले लीजिए, अदरवाइज ये पैसा डूब गया समझो आपका। अब बात करते हैं बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर की। एक्चुअली हम लोगों ने मिल के मिस्टर कटारिया को चुना था एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन हमने वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर को बिल्कुल नहीं चुना था, और यही हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैसे तो गलती हमसे मिस्टर कटारिया को चुन के भी हो गई, लेकिन वो गलती हम लोग अपने सर पे ले सकते हैं। लेकिन ये जो हमने गलती की बाकी चारों को सिस्टम से ना चुन के, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब ये सारे सारे इकट्ठे हो गए। अगर हम अपने अपने एरिया से किसी लीडर को चुन के भेजते आरडब्ल्यू के अंदर, तो कम से कम वो जो लीडर है कम से कम अपने अपने एरिया का तो ध्यान रखता ही रखता। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो चारों हैं ये प्रेसिडेंट के अंडर में आ गए सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही इनको चुना है। अब उनकी चारों रिपोर्टिंग खाली जो है प्रेसिडेंट को ही है, और किसी को रिपोर्टिंग है ही नहीं। इवन जो है किसी भी व्हाट्सएप का, किसी भी ईमेल का कोई भी लोग जो है जवाब तक नहीं देते हैं। तो ऐसे डमी ऑफिशियल्स का, ऐसे डमी आरडब्ल्यू टीम का हमें क्या करना है, जो कि किसी की देखभाल नहीं कर सकता, जो कि किसी की क्वेरी को सॉल्व नहीं कर सकता। और एक चीज़ तो मुझे बहुत बाद में पता चली कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी खुद डमी है। तो ये तो पूरी पूरी टीम ही डमी हो गई, और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक है। चाहे कोई भी व्हाट्सएप आ जाए, कोई भी ईमेल आ जाए, कोई भी किसी टाइप की क्वेरी आ जाए, कोई फ़ोन आ जाए, लेकिन कोई भी आदमी कोई भी जवाब देने को तैयार बिल्कुल है नहीं। सारे सारे जो मौन साध के बैठ जाते हैं, लेकिन खाली एक बंदा है जो जवाब देता है रेगुलर। और वो कौन है? वो है मिस्टर सतीश तिवारी, ट्रेजरर। जहां पे उसको बिल्कुल चुप बैठना चाहिए वहां वो शोर मचाता है, और जहां शोर मचाना चाहिए वहां पे बिल्कुल चुप बैठ जाता है। तो चाहे उसके
मतलब कि ईमेल या व्हाट्सएप हो चाहे ना हो, लेकिन उसने अपनी टांग अड़ा के रखनी जरूर है बिना बात की। भैया अगर बाकी सारे चुप बैठे तो तुम भी चुप बैठ जाओ, अननेसेसरी बिना बात के तुम क्यों बोलते हो भैया? है? और जो भी बोलते हो वो सारा उल्टा सीधा बोलते हो। है? ना तुम्हें आरडब्ल्यू की नॉलेज है ना काम की नॉलेज है? अननेसेसरी जो है टांग अड़ा के तुम बैठे हुए हो। और अब हम बात करते हैं मिस्टर सतीश तिवारी के सिलेक्शन की, जो कि चुना गया है एक ट्रेजरर के लिए। एक्चुअल में उनके नाम पे कोई मकान नहीं है, इसलिए उनका चुना जाना ये पूरा पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो कि ट्रेजरर की पोस्ट लिए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, उसके लिए उनके पास में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और ऊपर से उनका एक मैसेज पढ़िए आप, इतना बड़ा मैसेज जो उन्होंने दिया है? ये जो मैसेज है वो जो आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है उसको भी अथॉरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि इस टाइप का मैसेज डाले ओपनली। आप ये मैसेज पढ़िए और सोचिए कि क्या ये प्रेसिडेंट को भी अथॉरिटी है इस टाइप का मैसेज लिखने की और डालने की पब्लिकली। अब हम बात करते हैं मेंबर्स की। हमारे आरडब्ल्यूए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दो टाइप के मेंबर हो सकते हैं। पहला टाइप ये है कि जिनके पास अपना मकान है वो मेंबर होना ही होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अब हम करते हैं आरडब्ल्यूए के मेंबर्स की। आरडब्ल्यूए के मेंबर का मतलब ये है कि जो ऑफिशियल्स हैं आरडब्ल्यूए के, उनको चुनने के लिए जो मेंबर्स वोट डालेंगे उनको अपने ड्यूज क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनको वोटिंग की अथॉरिटी नहीं है। यानी कि वोटिंग की अथॉरिटी होने के लिए उनको सबसे पहले अपने ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जो है वोटिंग डाल के और आरडब्ल्यूए के जो ऑफिशियल्स बनते हैं उनको चुनने का उनको अधिकार होगा। लेकिन अगर वोटिंग नहीं डालनी है उनको, अगर उनको ऑर्डिनरी मेंबर ही रहना है तो वो मेंबर बन सकते हैं। यानी कि जो ऑफिशियल आरडब्ल्यू ग्रुप है उनको मेंबर बनाने के लिए उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट करने की तब जरूरत है जब उनको वोटिंग राइट लेने का अधिकार मिले। यानी कि वोटिंग डालने का अधिकार हो चाहे वोटिंग डालने का अधिकार नहीं हो, दोनों की दोनों कैटेगरी मेंबर बन सकती हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि मेंबर होने के लिए उनके पास अपना मकान होना बहुत जरूरी है। अगर उनका अपना मकान नहीं है तो वो मेंबर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। और अब बात करते हैं मिस्टर सतीश तिवारी की। अब मिस्टर सतीश के पास में सबसे बड़ी बात है कि उनके पास अपना मकान नहीं है, इसलिए वो तो बल्कि मेंबर होने लायक भी नहीं है, और वो जो है एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट संभाले हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए। और मेरे पास में अंसल हाउसिंग में दो फ्लैट हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं मेंबर नहीं बन पा रहा हूं इतनी कोशिशों के बावजूद भी। और मुझे जो है ज्वाइन करने के बाद में मिस्टर सतीश तिवारी ही जो है रिमूव करते हैं, जिनको खुद को अथॉरिटी नहीं मेंबर बनने की है, और वो जिनको दो बार अथॉरिटी मेंबर बनने की उनको वो रिमूव करते हैं। ये उससे भी बड़ी विडंबना है। और अब हम बात करते हैं बहुत ही सेंसिटिव इशू की, जो कि है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड। और ये मिस एप्रोप्रिएशन जो होता है फंड का, ये और कोई नहीं करता है बल्कि करते हैं आरडब्ल्यू ऑफिशियल ही। और जब वो आरडब्ल्यू ऑफिशियल ही करते हैं तो बाकी जो मेंबर हैं, जब उनको ये पता चलता है कि वो ऑफिशियली जो है ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर वो भी उनको ब्लैकमेल करते हैं
कि भाई हम आपकी पोल खोल देंगे, तो मजबूरी में उन ऑफिशियल को, जो बाकी जो मेंबर हैं, उनके भी जितने भी फेक बिल हैं उनको भी अप्रूव करके उनको भी पेमेंट कर देनी पड़ती है। तो ये जो गड़बड़ झाला है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास में कोई भी अकाउंटिंग का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती, अकाउंटिंग होती, प्रॉपर क्वार्टरली जो है हमें पी एंड एल, बैलेंस शीट और एम आई एस की रिपोर्ट हमें मिलती रहती बराबर, तो ये किसी की हिम्मत नहीं है 1 रुपया भी इधर उधर करने की। अगर अकाउंटिंग और एम आई एस सिस्टम ठीक से इम्प्लीमेंट हो किसी भी संस्था में, तो बेईमान से बेईमान आदमी भी बेईमानी नहीं कर सकता। और अगर अकाउंटिंग और एम आई एस सिस्टम किसी भी संस्था में इम्प्लीमेंट नहीं हो प्रॉपरली, तो ईमानदार से ईमानदार आदमी का भी मन जो है डोल जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग और एम आई सिस्टम प्रॉपर होना बहुत बहुत जरूरी है किसी भी संस्था में। और हमारी संस्था तो लीगल एंटिटी है, इसलिए यहाँ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं मिस्टर सतीश तिवारी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले 2 या 3 सालों के अंदर जितनी भी पेमेंट हुई है उन सब की लिस्ट जो है ओपन करें, और उनके जो बिल सबमिट किए गए हैं वो वाउचर फाइल से निकाल के उनको स्कैन करा के और व्हाट्सएप पे या ईमेल पे डिस्क्लोज करें, ताकि ये सबको पता चले कि क्या क्या कारगुजारी हुई है हमारे पिछले 2-3 सालों के अंदर, सबको पता चलना चाहिए। और ये जो गड़बड़ झाला जो है, ये वाली नई टीम भी करने को आतुर हो रही है, क्योंकि इन्होंने भी जो अपना अकाउंटिंग सिस्टम 1, 1.5, 2 साल हो गए हैं, इन्होंने भी जो है नहीं मेंटेन किया है, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया है। और इसके चलते वो जो गड़बड़ झाला पहले हुआ था वो इस बार भी होने की पूरी पूरी आशंका है। और अब बात करते हैं 10,800 रुपये 2 बार जमा होने की। एक्चुअली में ये इतना बड़ा अमाउंट इसलिए हो गया क्योंकि इसके जस्ट पहले 5 साल तक, यानी कि 2015-16 से लेके 2019-20 तक मैंने रिजाइन दिया हुआ था आरडब्ल्यूए से। इसलिए मैंने अपनी जो रेगुलर मेंबरशिप थी 200 रुपीज पर मंथ वाली, वो जमा नहीं कराई थी। और मैं कभी भी जो है आरडब्ल्यूए का मेंबर नहीं बनना चाहता था, और ना आरडब्ल्यूए का ऑफिशियल बनना चाहता था कभी भी। इसलिए मैं आरडब्ल्यूए से आउट हो चुका था। लेकिन 2020 के अंदर जब ये नए इलेक्शन होने शुरू हुए, तब जो पुराने जो लोग थे जो मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, आपको खड़ा होना चाहिए। और मैंने फिर भी मना कर दिया था कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं जो है काफ़ी टाइम से आउट ऑफ टच हूँ मैं किसी के भी, इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा और मेरा अब मन भी नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी तरह से जो है मेरे को मना लिया। लेकिन मैंने अपनी एक समस्या और बताई कि मेरे पास जो है पिछले 5 साल का जो फंड हो गया 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपये, वो मैं दे भी नहीं पाऊंगा। तो ये चीज़ किसी ने सुन ली, और ये सुनने के बाद में 26 अक्टूबर को उन्होंने जो है ये 10,800 रुपये मेरे ब्याह पे जमा करा दिए, और इधर, और मेरे को बताया नहीं, और इधर जो है मेरे से जो है मेरे को जबरदस्ती मनवा के या जैसे भी करके मेरे से भी फार्म भरवा दिया कि आपको तो इलेक्शन में खड़ा होना ही होना है। तो उधर मैंने भी फार्म भर दिया, ये सोच के कि जो है मेरे को एक तरह से नया मेंबर की तरह ट्रीटमेंट हो सकता है मिल जाए। तो किसी ने कहा कि आपको जो है खाली 1,200 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे, यानी कि 6 महीने के। तो इसके चलते जो है मैंने फार्म भर दिया। जैसे ही मैंने फार्म भरा तो तुरंत सेम डे ही मेरे को पता चल गया कि जो है ये लॉजिक जो है 6 महीने वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अब मैंने फार्म भर ही दिया है, तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं अपने जो ड्यूज हैं उसको क्लियर करना। तो मैंने किसी तरह से जो है वो जो है 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपये
मैनेज किए अपनी छोटी सी एक एफडी ब्रेक करा के, और वो मैंने जो है 26 अक्टूबर को पैसे जमा करा दिए। और इन दी मीन टाइम उसी दिन मिस्टर अशोक शर्मा जी ने भी जो है मेरी ये बात सुन ली थी कि थोड़ी सी मेरे को बजट की प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, तो उन्होंने भी जो है मेरे ब्याह पे 10,800 रुपये जमा करा दिए, और इधर मैंने भी करा दिए। और उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मैंने करा दिए आपके, और इधर मैंने भी करा दिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते करते हुए। और मेरे को ये बाद में पता चला करीब 1-1.5 महीने के बाद में कि जो है मेरे नाम पे जो है मिस्टर अशोक शर्मा ने पैसे जमा कराए हैं। तो जैसे ही मेरे को ये पता चला, वैसे ही मैंने तुरंत जो है अपने अकाउंट से एक चेक काट के उनको इशू कर दिया कि भैया नहीं, ये तो है, मैं अपने पैसे तो मैं आरडब्ल्यू से ले लूँगा कि आरडब्ल्यू के अंदर जो है मेरे 2 बार पैसे जमा हो गए हैं। तो मिस्टर अशोक शर्मा को मैंने जो है वो 10,800 का चेक उनको दे दिया करीब 1 महीने के बाद, जैसे मेरे को पता चला। तो अब उसके अगेंस्ट मेरे नाम पे 2 रिसीट इशू हो गई थी, बैंक स्टेटमेंट में 2 बार जो है मेरे क्रेडिट आ गए थे। तो ये पूरी पूरी जो कहानी थी है, ये मैंने जो है मिस्टर सतीश को बताई, क्योंकि उन्होंने जो है इलेक्शन जीता, उनकी टीम ने इलेक्शन जीत लिया था। अब मेरे को जो है उनकी आरडब्ल्यू से अपने रिफंड लेना था। अब मेरे ख्याल 26 जनवरी को जो है मैंने ये मैटर जो है मिस्टर सतीश के साथ में वर्बली जो है डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से। तो उनको कुछ मैटर समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, क्योंकि वो अभी अभी आए थे। तो जब ये मैटर मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप जो है जो भी रिसीट है, बैंक स्टेटमेंट है, जो भी सपोर्टिंग आपके पास में, आप मेरे को जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं चार्ज लूँ वैसे ही मैं आपका जो है ये पेमेंट मैं क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने जो है 30 जनवरी 2021 को उनको जो है व्हाट्सएप से सारा मैटर जो है उनको समझाया दोबारा से, और साथ में रिसीट, बैंक स्टेटमेंट और जो भी दो चार और भी सपोर्टिंग थी वो सारी अटैच करके व्हाट्सएप पे उनको मैंने फॉरवर्ड कर दी। और उसके बाद में लगभग हर महीने मैं उनसे फॉलो करता रहा कि जो है बताइए मेरी रिफंड का क्या हुआ, मेरी रिफंड का क्या हुआ। बोले अभी हमें चार्ज नहीं मिला है, जैसे चार्ज मिलता है वैसे हम आपको क्लियर कर देंगे। और मैंने ये जो व्हाट्सएप उनको किया मिस्टर सतीश को, ये व्हाट्सएप की जो एक कॉपी है वो मैंने मिस्टर तालान को भी कर दी, यानी दोनों को जो है मैं फॉलो करता रहा बराबर। और दोनों ने यही कहते रहे कि अभी हमें चार्ज नहीं मिला है, जैसे चार्ज मिलता है वैसे हम लोग जो है आपका ये रिफंड क्लियर कर देंगे। और ये करते करते जो है पूरा साल निकल गया। और फिर ये मैटर व्हाट्सएप पे उछला। तो व्हाट्सएप पे जब ये उछला तब मैंने कहा कि भैया मैं तो जो है तुम्हें 1 साल पहले जो है मैटर मैं तुम्हें बता चुका हूं मैं, बल्कि वर्बली जो है जैसी कॉलोनी में हम मिलते थे मंदिर में कहीं भी, तो मैं हमेशा रिमाइंड कराता था। और ये 10,800 रुपये वाला मैटर जब ये दिसंबर के अंदर उछला, तब मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे रिफंड चाहिए। मैं हमेशा यही पूछता रहा कि मेरा बैलेंस बताइए, मेरा बैलेंस बताइए, मेरा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बताइए आज की डेट में कितना है। और आप जो है मेरा ये चार्ट भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अभी तक जो है टोटल 59,000 रुपीज अभी तक जमा करा चुका हूं आरडब्ल्यू के अंदर। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितने भी मेंबर्स हैं, 150 या 250 या 200 जितने भी हमारे मेंबर हैं, उन सबसे ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मेरा है यहाँ पे, नंबर 1, 59,000 रुपीज हार्ड कैश मैंने जमा कराया है। मंदिर के अलग हैं, और उसके बावजूद मेरे साथ ऐसी गंदी ट्रीटमेंट की जा रही है। और अल्टीमेटली 4 दिसंबर को मिस्टर सतीश व्हाट्सएप पे इतना फॉलोअप करने के बाद में ये जवाब देते हैं
कि respected Novalji, your query is already resolved. You have an outstanding of more than 2000 rupees. Rest financial data will be uploaded on portal. यानी कि मेरा क्रेडिट बैलेंस तो भूल जाइए 10,800 रुपये, वो तो हटा दीजिए, लेकिन उनके हिसाब से मेरे को 2,000 रुपये और देने हैं। और एक सलाह देते हैं, एज ए ट्रेजरर आई कैन ओनली से दैट इफ यू हैव ड्यूज एंड यू रिजाइन and then again take membership after few years, other who continue to be member and paying regularly will feel cheated. यानी कि जो मेरा क्रेडिट बैलेंस जो दिखना चाहिए है 10,800 रुपये, वो तो बिल्कुल भूल ही जाइए। उसके बदले मुझे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया और 2,000 रुपये मेरे नाम पे उल्टा ड्यू निकाल दिए गए, और ये कह रहे हैं कि हमने पूरा क्रॉस चेक करके हम जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जिस आदमी को फाइनेंस का ABC ही नहीं मालूम, तो उस आदमी को आपने जो है पूरी जो है 200 आदमियों की किस्मत उसके हाथ सौंप दी। जो मैटर जो है लगभग 1 साल से लगातार उसे फॉलो करता आ रहा हूँ, फिर भी जो है वो आखिरी के अंदर ये ऐसा मैसेज डालता है कि आपको जो है उल्टा 2,000 रुपये जमा कराने हैं। भूल जाओ आप पुराना 10,800 तो बिल्कुल भूल ही जाइए, उल्टा आप 2,000 रुपये जमा करा दीजिए। और आप रिजाइन करते हैं तो आप जो है चीटिंग कर रहे हैं उल्टा RWA के साथ में, ऐसा ही सलाह देते हैं साथ में। और ऐसा मैसेज देखने के बाद में मुझे बहुत ही ज्यादा शौक लगा और मैंने इमीडिएटली हाथ के हाथ जो है रिजाइन कर दिया अपनी मेंबरशिप से। और बात जो है यही खत्म नहीं होती है, उसके बाद उन्होंने जो है मेरे ऊपर 50,000 रुपये की पेनल्टी प्लस अदर पेनल्टीज भी प्रपोज की। वो इसलिए की कि आप जो है 5 साल तक जो है रेजिग्नेशन पीरियड में थे और आपने मेंबरशिप जमा नहीं कराई, तो आपको जो कोई अथॉरिटी नहीं है रीज्वाइन करने की। और अब आप रीज्वाइन करते हैं तो आपको 50,000 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी और अलग से भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी कि जो मेंबरशिप है उसकी डबल मेरे को मेंबरशिप जमा करानी पड़ेगी। यानी 5 साल के मतलब 10 साल की तो मेंबरशिप मुझे जमा करानी पड़ेगी और प्लस 50,000 रुपये पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी, तभी जो है मैं रिजाइन कर पाऊंगा, नहीं तो रिज्वाइन करने के लिए मेरे को अथॉरिटी नहीं है। और ये जो है मिस्टर सतीश बोल रहे हैं, जो कि खुद जो है अनऑथराइज्ड इस सीट पे बैठे हुए हैं। ये अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट को भी नहीं है पेनल्टी लगाने की। अरे भैया आपको तो वेलकम करना चाहिए, जो नया मेंबर अगर आता भी है तो उसको वेलकम करना चाहिए। बल्कि मैंने तो जो रेजिग्नेशन पीरियड वाला जो अमाउंट है वो ही मैंने जो है जमा कराया है इकट्ठा, वो तो मैं क्लेम ही नहीं कर रहा। मैं तो जो डबल पेमेंट हुई है बाई मिस्टेक उसको क्लेम कर रहा हूं मैं, तो जो गलती से जमा हुई है। वो 5 सालों की पेमेंट तो मैंने जो है जमा कराई दी है, और वो करानी भी चाहिए थी क्योंकि मेरे को वोटिंग अथॉरिटी चाहिए थी, इसलिए मेरे को जमा करानी थी। वोटिंग अथॉरिटी भी चाहिए थी और मैं जो है इलेक्शन के लिए भी खड़ा हुआ था। वैसे तो मेरे हिसाब से जो भी ट्रेजरर चुन के आए उसको कम से कम थोड़ा बहुत जो है फाइनेंस का बैकग्राउंड होना ही होना चाहिए। और बाय द वे अगर उसको फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है अगर, और फिर भी वो ठीक से चुन के तो अगर आ जाता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फिर भी उस काम को जो उसको मिला है उसको ठीक से कर पाए, ठीक से समझ पाए, ठीक से जो भी क्वारीज आती हैं उसको हैंडल कर पाए, उसका जवाब दे पाए। और अगर फिर भी जो है अगर वो जवाब नहीं दे पाता है, नहीं समझ पाता कोई मैटर, तो उसको ये चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल असिस्टेंट को अपॉइंट करे, और वो जो प्रोफेशनल असिस्टेंट है वो जितने भी उसके वाउचर्स हैं, जो फाइलें हैं या उनकी जो पेमेंट है, उन सब की जो है एंट्रीज करे बराबर,
और जो भी क्वारीज आती है उसको सॉल्व करने में ट्रेजर की मदद करे। लेकिन मिस्टर सतीश जो है, ना तो वो प्रॉपर टेक ओवर ले पाए वहां से, और ना उन्होंने जो है अभी तक कोई प्रोफेशनल असिस्टेंट रखा अपने पास में है। और जितना भी सारा काम था वो सारा सारा जो ठीक से हो पा सकता था वो बिल्कुल मैस कर दिया उन्होंने। और जो भी क्वेरीज आती हैं उनके पास में उसको जो है उल्टा सीधा जवाब देके उसको क्लोज करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये ट्रेजरर की ही जिम्मेदारी होती है बैलेंस शीट को फाइनल करवाने की। और जब ट्रेजरर को फाइनेंस का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है तो उस केस के अंदर ऑडिटर जो है वो ठीक से ऑडिट नहीं कर पाता है। और जब ऑडिट नहीं कर पाता है और जो उनकी क्वेरीज जो होती हैं ऑडिटर्स की वो रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो ऑडिटर्स जो है वो सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सन 2012-13 के अंदर कुछ 50,000 रुपये का जो है वो जो ट्रेजरर थे उस टाइम पे डॉक्टर अंकुर मल्होत्रा, वो शायद जो है कुछ एक्सप्लेन ना कर पाए होंगे उस टाइम पे। इसी की वजह से ऑडिटर्स को ये 50,000 रुपये का सस्पेंस अकाउंट जो है क्रिएट करना पड़ा। और उसके बाद में सन 2014-15 में मैं ट्रेजर पद के लिए चुन के आया। तो उसके बाद मैंने फाइलों को देखा तो ये पाया कि सन 2012-13 के अंदर जो बैलेंस शीट है उसमें 50,000 रुपये का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है। और टोटल जो ट्रांजेक्शन थी मेंबरशिप फीस आने की वो केवल जो है 2 लाख रुपए के आसपास थी। यानी कि 25% जो अमाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट हुआ है, जो कि बहुत ही गलत बात है। फिर मैंने इस प्रॉब्लम को, इस सस्पेंस अकाउंट को हाईलाइट किया अपनी आरडब्ल्यूए टीम के सामने। तो उस आरडब्ल्यूए टीम ने उस पर कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ना लेते हुए उस गलत बैलेंस शीट को मेरिट में सबमिट करा दिया, जो कि एक बहुत ही रिस्की काम है। और उसके प्रोटेस्ट के अंदर मुझे अपना जो है रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ गया था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी कॉलोनी में काफ़ी सारे होटल जो है इलीगली बन रहे हैं और चल रहे हैं, और काफ़ी सारे मोबाइल टावर भी जो है इलीगली बन रहे हैं और चल रहे हैं। तो ये समस्या हम जो है टाइम टू टाइम मिस्टर कटारिया को बताते रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई समस्या पे ध्यान नहीं दिया। और हम जो है लिखित में भी उनको देते हैं तब भी कोई जवाब नहीं आता उनकी तरफ से, कोई उस पर एक्शन नहीं होता है। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई कॉलोनी में जो रहता है उसको आती है तो ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है उसको सॉल्व करने की, जो कि वो इसमें बिल्कुल नाकामयाब हो गए हैं। और अब हम बात करते हैं मिस्टर सतीश तिवारी के एक वीडियो की, जो कि उन्हें लास्ट वीक अपनी आरडब्ल्यू ऑफिशियल साइट के ऊपर वायरल किया है। और उसमें उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन मेरे अगेंस्ट में लगाए हैं, और उन सब एलिगेशंस को मैं एक एक करके एनालिसिस कर रहा हूँ। और जो कि बहुत शातिर हैं इस मामले में कि असल मुद्दों से वो हमें पहले ही भटका दें, वो असल मुद्दों पर कभी चर्चा होने ही नहीं देंगे। पर विवादों से बचने के लिए जय शर्मा ने अपनी जेब से 10,000 या उससे फालतू रुपए डाले, ताकि कल को जब ऑडिट हो तो अननेसेसरी उन पर कोई ब्लेम ना लगाए। हमेशा आरडब्ल्यू में रुपए फालतू रहे, ना कि कम रहे। अब एक न्यूट्रल आदमी जिसने अपना समय लगाया, जिसने अपना पर्सनल समय का बलिदान दिया, जिसने धरने में प्रदर्शन किया, जो कि फाइनली जब उसने साथ नहीं दिया किसी के गबन करने या नहीं करने में, वो आप लोगों को पता है या आप लोग जान सकते हैं जय शर्मा जी से, तो उसको निकाल दिया गया आरडब्ल्यू से। निकलते समय भी उसको लगा कि कहीं कल को कोई हेरा फेरी ना करे और मेरे ऊपर आरोप ना लगाए, तो उसने एक्स्ट्रा रुपए डाल दिए, ये सोच के कि कल को जब कैलकुलेशन होगी
तो उसके एक्स्ट्रा रुपए तो एक्स्ट्रा होंगे, तो उसको लौटा दिए जाएंगे और उसको कभी नहीं मिले। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मिस्टर जय कुमार ने बहुत ही शिद्दत से उस धरने के अंदर पार्ट लिया और वो जो जिम्मेदारी थी बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाई। लेकिन उनके साथ साथ और भी कई मेंबर थे जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से पार्ट लिया, लेकिन उनका नाम मिस्टर सतीश ने बिल्कुल भी लिया नहीं है। जहाँ तक 10,000 रुपये जमा कराने की बात है, तो ये कहानी सबको मालूम है कि क्या बात है इसके पीछे। फिर भी अगर मिस्टर सतीश को लगता है कि उनके 10,000 रुपीज सरप्लस जमा हैं अभी भी, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं, तो अब आपको कोई रोक नहीं रहा, आप जो है उनको रिफंड कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के पैसे रोकने का। अब आप ऑथराइज भी हैं, और आपकी खुद की आरडब्ल्यू चल रही है अभी, तो आप जो है अगर तो उनका रिफंड निकलता है तो आप खुशी खुशी उनको दे दीजिए, हम लोग आपको रोकेंगे बिल्कुल नहीं। और मिस्टर सतीश ने इसमें एक बात और बोली है कि आरडब्ल्यू के अंदर उस टाइम पे कोई गबन हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो उसके अंदर जो है मिस्टर जय कुमार ने उनका साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब गबन तो हो रहा था क्या? पहले तो ये बताइए। अगर गबन हो रहा था तो उसको अभी भी हम चेक कर सकते हैं। अब मिस्टर सतीश के पास में सारी फाइलें हैं, ये पिछले 2-3 साल में जितने भी चेक बने हैं, जितनी भी पेमेंट हुई है, उन सब का डिटेल बनाए और उनके साथ में जो वाउचर्स बने हैं और वाउचर के साथ में जो सपोर्टिंग लगी हुई है, उन सबको स्कैन करा के और उसको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे पब्लिकली प्रेजेंट करें, ताकि सब लोग ये जान पाए कि एक्चुअल में पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। या तो आप जो उनको अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं पुरानी आरडब्ल्यू को, तो वो एक क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि अननेसेसरी आप ब्लेम कर रहे हो क्या, और अगर वास्तव में उन्होंने गबन किया है तो वो पिक्चर भी सामने आ जाएगी। तो इसलिए आपके खाली कहने से कि गबन हुआ या नहीं हुआ, मिस्टर जय कुमार ने उनका साथ दिया या नहीं दिया, ऐसे अननेसेसरी किसी को ब्लेम करने से या ब्लेम नहीं करने से ये अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए आपको। और अब जो है जितनी भी फाइलें हैं आपके पास में है, उन फाइलों में से वो वाउचर निकालिए और चेक नंबर के साथ में डेट के साथ में वो डिटेल बनाइए, और वो डिटेल, कंप्लीट डिटेल, वो सारी सारी जो है डिस्क्लोज करिए जितने भी मेंबर हैं सबके सामने, ताकि पता चले कि वास्तव में क्या हुआ था। और रही बात उनको आरडब्ल्यू से निकालने की, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर उनकी भी कमी रही है। उनकी कमी ये रही है सबसे बड़ी कि उन्होंने जो है, जैसे मिस्टर सतीश को फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसी उनको भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, और वो इसी के चलते बहुत ही वीक ट्रेजरर साबित हुए, जिसके चलते उन्होंने अपनी सीट को प्रॉपरली नहीं संभाल पाए और सरेंडर करना पड़ा उनको। अगर तो थोड़ा सा स्ट्रांग होते तो बिल्कुल वो कुछ भी गड़बड़ होने से रोक सकते थे आरडब्ल्यू के दूसरे ऑफिशियल्स को। लेकिन वो बहुत ही वीक साबित हुए, इसलिए उनको सरेंडर करना पड़ा। इसी के चलते जो है जो भी हुआ है बाद में है वो हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी मिस्टर जय कुमार के ऊपर भी थोड़ी सी आती है। अमरदीप जी हैं जिन्होंने इस समय मेरे आरडब्ल्यूए में ये जो आप अल्कोहल बैन और ये जो बैनर्स देखते हैं, उनका लगभग 31,000 का बिल है। मैं अभी तक क्लियर नहीं कर पाया हूँ और उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। कपिल त्यागी जी ने 2 व्हीलर 4 व्हीलर के स्टिकर छपवाए हैं, पैसा नहीं लिया है। यहाँ पे मिस्टर सतीश ये क्लेम कर रहे हैं कि मिस्टर अमरदीप सिंह और मिस्टर कपिल त्यागी, इन्होंने
बिल सबमिट किए हुए हैं अपने, लेकिन अभी तक उनको पैसे नहीं मिले। और मेरे हिसाब से ये बात लगभग 1 साल पुरानी रही होगी। अगर तो मिस्टर सतीश 1 साल तक 31 हजार रुपए के बिल किसी इंडिविजुअल के होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहा होगा। या तो वो बिल फेक हैं, या मिस्टर सतीश को काम करना आता नहीं है, या वो जबरदस्ती किसी को तंग करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में क्या कारण है ये बिल होल्ड करने का, ये सबको बताया जाना चाहिए। तो ये तो छुपा नहीं है, मैं अकाउंट और फाइनेंस बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, जिसमें जितने भी ऑफिशियल्स थे, सबका इंट्रोडक्शन जब कराया गया था मिस्टर कटारिया के द्वारा, तो उस टाइम पे आपका इंट्रोडक्शन इस तरह से हुआ था कि आपको जो है ट्रेजर के लिए जो कि सफिशेंट नॉलेज या सफिशेंट जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो है, और आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड है, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है। तो ये इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मिस्टर कटारिया को आपके लिए? हाँ? और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो कम से कम आपको जो है वो काम सीखना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए काम सीखने के लिए। लेकिन आप तो इतनी बड़ी ईगो में चल रहे हैं कि अकाउंट्स का काम तो कुछ होता ही नहीं है? खाली 2 into 2 करो 4 आ जाएगा, खाली यही है अकाउंट्स का दायरा। अरे भैया, अगर यही दायरा है तो अभी तक आपने जो है काम ठीक से सेटल क्यों नहीं किया? है? और सबसे बड़ी बात है क्या, चलो सेटल नहीं किया तो कम से कम सीख के जो सेटल कर सकते थे, किसी की हेल्प ले सकते थे। लेकिन आप ना तो किसी की हेल्प ले रहे ईगो के चक्कर में है, और इसके चलते जो जितने भी 250 मेंबर हैं, सब के सब सफर हो रहे हैं आपकी इस नाकामी के चलते। वो लोग अकाउंट्स के बैकग्राउंड से आते हुए भी उन लोगों ने 15,000 रुपये से लेके 19,000 रुपये हर साल अकाउंट सेटिंग के नाम पे खर्च किए। और वो खुद ही लिखते हैं कि अकाउंट सेटिंग एक प्रोफेशनल जॉब है ना। इसमें आप प्रोफेशनल वर्ड पे ज़रा ध्यान दीजिए। अकाउंट सेटिंग एक प्रोफेशनल जॉब है, जो कि प्रोफेशनल हेल्प लेना में कोई हार्म वाली बात ही नहीं है। तो सवाल ये है कि उनके अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आने का फ़ायदा इस सोसाइटी को क्या हुआ अगर एक प्रोफेशनल आदमी रुपए लेके RWA के ट्रेजरर की हेल्प करता है। अगर वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनका कोई मित्र होगा या वो खुद भी टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करके ये काम तो कर सकते थे, फिर उनको रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी? और जब रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ ही गई तो ये वेलफेयर कहाँ रहा? अब ये उनके ज्ञान से फ़ायदा क्या हुआ? ये जो मैसेज है मेरे द्वारा लिखा गया है, और मिस्टर सतीश जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मिस्टर आनंद नोवल ने 15 से 20 हजार रुपए तक जो है अकाउंटिंग के नाम पे RWA से लिए या खर्च किए, तो मैं मिस्टर सतीश को ये चैलेंज दे रहा हूं कि अगर वो एक भी वाउचर, एक भी पेमेंट अगर ये प्रूव कर दें कि मिस्टर आनंद नोवल ने इतने रुपए अकाउंटिंग के नाम पे RWA से लिए या खर्च किए, तो मैं कॉलोनी छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा झूठ बोल के वो क्या प्रूव करना चाहते हैं मुझे बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा है। जो भी बोले एक प्रूफ के साथ में, एक बेस के साथ में बोलिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं जब जब ट्रेजरर रहा तब तब मैंने 1 रुपया भी RWA से लिया नहीं है, ना तो अकाउंटिंग के नाम पे, ना किसी कन्वेंस के नाम पे, ना किसी रजिस्टर पेन पेंसिल के नाम पे। 1 रुपया मैंने RWA से कभी भी नहीं लिया है। अननेसेसरी आपको ये झूठ और अफवाह फैलाने के लिए आपको ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। आप अगर बोल रहे हैं तो किस बेस पे बोल रहे हैं ये आप बताइए हम सबको। वो वाउचर, वो चेक, वो पेमेंट है, वो दिखाइए कहाँ पे मिस्टर आनंद मोहन ने कहा लिए हैं। आप बताइए कहाँ पे मैंने लिए हैं पैसे, बताइए। और जहां तक फाइनेंस बैकग्राउंड होने की जरूरत है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये हेल्प
लेनी चाहिए। उनको अगर जरूरत पड़ती है किसी की हेल्प लेने की, प्रोफेशनल हेल्प लेने की, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ना कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं। आपको क्या मैसेज समझ में आते नहीं है क्या? बिल्कुल क्या लिखा है उसका तोड़ मरोड़ के जो आप जो है अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं क्या? वेरी बैड। ऐसे तो कटारिया जी जितने भी केसेस चल रहे हैं उनकी फाइल पढ़ने का पैसा ले लें। मैं जो है ये जो गोल्फ लिंक वन जो वेबसाइट बनाई है, ये फुली फंक्शनल वेबसाइट है। इसका मैं RWA से 1.5 लाख चार्ज कर लूँ, ये भी तो प्रोफेशनल वर्क है। क्या वेबसाइट बनाना कोई प्रोफेशनल काम नहीं है? और आप फीचर देखिए इस वेबसाइट के। मिस्टर कटारिया ने RWA की सारी फाइलें पढ़ी थी एक बार 2 साल पहले, और उन्होंने RWA के ही पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया और चले गए इलाहाबाद अपनी टीम के साथ में इंडिविजुअली केस डालने के लिए, ना कि RWA के लिए केस डालने के लिए। तो ऐसे आदमी को क्या RWA फाइल पढ़ने के लिए पैसे देगा क्या? है? ये जो साइट है, ये जो आप क्लेम कर रहे हो कि फुल्ली फंक्शनल है, ये फुल्ली फंक्शनल नहीं है, फुल्ली मिसगाइड कर रही है सब लोगों को। किसी का भी कोई बैलेंस ये साइट नहीं बताती है, किसी का भी कोई अपडेट है वो नहीं बताती है, किसी का भी कोई इवन मेरे जो 8वीं छोड़ने के बाद भी जो है 200 रुपये हर महीने जो है एक बिल जनरेट हो जाता है। तो ऐसी साइट का क्या करना है हमने जो कि मिसगाइड करे सबको? वो तो बहुत बड़े महानुभाव हैं, तो पीछे RWA में 85,000 का घोटाला हुआ था। इस पॉइंट के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ था 50,000 रुपए के लगभग, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेजरर थे वो शायद जो है कुछ एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाए होंगे ऑडिटर्स को, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना होने की वजह से। इसके चलते ऑडिटर्स को ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ा सन 2012-13 के अंदर। और उसके बाद में ये 1-2 साल के बाद में जब मिस्टर चांदवानी जी जब मिस्टर चांदवानी जी के अंडर में ये काम आया, तो उन्होंने जब ऑडिट करवाई तो उन्होंने जो है इस सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना चाहा, तो ऑडिटर्स को एक एंट्री डालनी पड़ेगी उसको क्लियर करने के लिए। तो वो एंट्री डालने के लिए कुछ ना कुछ फेक बिल या कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया होगा उन्होंने जिससे जो है सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो जाए। तो और मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ था तब भी मैं पिक्चर में बिल्कुल नहीं था, और जब ये एंट्री डाली गई, एडजस्टमेंट एंट्री डाली गई उसको खत्म करने के लिए, तब भी मैं पिक्चर में बिल्कुल नहीं था। और पिछली RWAs ने खुद से सेल्फ के चेक्स निकाले। बात इतनी सिंपल नहीं है। उन्होंने और आगे कर कहा, उन्होंने ये भी कहा कि पिछली RWAs डिस्क्रिपेंसी करती थी और उन्होंने फेक बिल्स जमा करा के इसके ऑडिट को कराया। ये ऑडिटर साहब खुद ही कह रहे हैं। इस पॉइंट के बारे में भी मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, जिसमें मैंने ये सुझाव दिया है कि पिछले 2-3 सालों में जितनी भी पेमेंट हुई है उन सब की एक डिटेल बनाई जाए और उसके अंदर चेक नंबर, डेट और अमाउंट ये लिखा जाए, और उसके साथ में वाउचर फाइल से वो सारे वाउचर निकाले जाएं और उसको स्कैन करा के उनको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे प्रेजेंट किया जाए, ताकि सबको एक क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि वाकई में क्या वहां पे कुछ गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी। यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए और सबको मालूम हो जाना चाहिए भी पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ था। कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो 50,000 रुपए फेक बिल डालने की जो मिस्टर सतीश जी बात कर रहे हैं, ये सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करने के लिए मिस्टर चांदवानी जी के अंडर में जो ऑडिट हुई थी, तो ऑडिटर्स ने ये एडजस्टमेंट एंट्री डालने के लिए वो फेक बिल डाले होंगे जिससे कि सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं फेमस हैंडओवर टेकओवर की। अब कैसे बताया जाए
दूसरे वाले जिम कह रहे हैं कि तुम्हें टेक ओवर लेना चाहिए, ये तुम लोगों को टेक ओवर लेने का तरीका पता होना चाहिए। तो टेक ओवर कैसे लेंगे आप? तो टेक ओवर ऐसे हुई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ चेकबुक मिल गई, बिल बुक्स मिल गई। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, जब इन्हीं महानुभाव ने, जो सेकेंड जिम है, उन्होंने खूब चिल्लम चिल्ली करी, और जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जिन्होंने टेली फाइल भेजी, जब मैं उनके पास जाता था, पहले तो वो कहते थे आप पेन ड्राइव के साथ आइए, फिर कोरोना आ गया, बुजुर्ग हैं और हम पेन ड्राइव लेके हमेशा घूमते नहीं हैं, पर फाइनली कुछ तो काम आए सेकेंड जिम, और इनके चिल्लम चिल्ली और कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो फाइनली उन्होंने टेली फाइल मेल कर दी, जो पहले कहते थे कि मैं मेल नहीं करूँगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट्स जो हैंड ओवर टेक ओवर की हुई, मुझे एक झोले में भर के मुझे बिल्स मिले, कुछ 3,000 समथिंग रुपए उसमें कैश थे, मल्टीपल बिल्स। अब किसके साइन कराएं हम उसमें, और कैसे हैंड ओवर टेक ओवर की रिसीविंग करें, खैर ये सब सरफेस है, मैं बहुत अंदर जाऊंगा तो बहुत कुछ निकलेगा, और ना मैं जाना चाहता हूँ। मिस्टर सतीश, पहले तो जो आपने जो कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज किया है, इसको ठीक से एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरी बात कि मिस्टर सतीश कभी भी किसी के पास गए नहीं है फिजिकली हैंडओवर लेने के लिए, अपनी ईगो के चलते। ये तो जो वर्ड यूज कर रहे हैं चिल्लम चिल्ली, ये उसके बाद मैंने मिस्टर चांदवानी जी से फॉलो किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम आप ही जो है हमारी हेल्प कर दीजिए, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने जो है फिर जो बचा हुआ जो चार्ज था, वो उन्होंने फिर जो है मिस्टर सतीश को दिया। यानी कि मिस्टर सतीश ने कभी भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं किए चार्ज लेने के लिए। जब मैं आया तो हम नो ब्रोकर हुड लेके आए, ताकि ये जो प्रोफेशनल वर्क है जिसमें 15 से 19,000 रुपये खर्च होते हैं, इसका खर्च बचाया जा सके। ऐप जो कि फ्री में था, आपको बिल्स 200 रुपये पर मंथ रेज करे, और फाइनली लोगों को स्लिप मिल जाए, अकाउंटिंग प्रॉपर हो जाए। पर स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट मैंने जीरो से किया, पीछे का डेटा नहीं है। ये जो मिस्टर सतीश बात कर रहे हैं नो ब्रोकर हुड सॉफ्टवेयर की, इनके हिसाब से पहले साल में ये सॉफ्टवेयर फ्री था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उसके बाद में हमें कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं या नहीं देने पड़ रहे? अगर देने पड़ रहे हैं तो कितने देने पड़ रहे हैं, ये भी क्लियर करिए। और ये सॉफ्टवेयर है, ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये खाली जो है इन्फॉर्म कर रहा है पेमेंट और रिसीट की। और हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो, जिसके अंदर जो है डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट P&L, ये सब चीजें ऑटोमेटिक बने। आप जो है उस दिशा में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। बिना ओपनिंग बैलेंस लिए हुए, यानी कि जीरो बैलेंस लेके आप अकाउंटिंग शुरू कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। मान लो आपको इस साल की ऑडिट अगर करानी पड़े ऑडिटर से, तो क्या आप उनको ये बोलेंगे कि जो है मैंने जो है अकाउंटिंग, अपनी जो अकाउंटिंग है वो जीरो से शुरू की है? तो फिर ऑडिटर क्या करेंगे? पहले तो ऑडिटर्स ने खाली 50,000 रुपए का सस्पेंशन अकाउंट क्रिएट किया था, है? और मिस्टर सतीश के पीरियड में उनको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक का जो सस्पेंशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ जाएगा, है? ये तुम्हारी बेवकूफी के चलते। और फिर बाद में जो है जो नया ट्रेजर आएगा या जो नई टीम आएगी, उनको ये सब तुम्हारी जो कारगुजारी है ये भुगतनी पड़ जाएगी। और ये जो इतने बड़े बड़े डिसीजन जो मिस्टर सतीश ले लेते हैं, ये कैसे ले लेते हैं, मेरे को ये बात भी समझ में आया नहीं। जब उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना तो आरडब्ल्यू की नॉलेज है, ना अकाउंटिंग की नॉलेज है, किसी चीज की नॉलेज बिल्कुल है नहीं, और इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं कि मैं जीरो से शुरू कर दूंगा, है? अकाउंटेंट को ढूंढा,
जो कि मेरा ही टैक्स को भरा करते थे। और चूँकि मुझे एक बहुत ही सस्ते अकाउंटेंट की तलाश थी, तो मुझे फाइनली 5,000 रुपये में एक अकाउंटेंट मिले। उन्होंने टैली का लाइसेंस कुछ अपना शायद बिजनेस चलाने के लिए खरीदा है। ये 5,000 रुपये महीना है कि 5,000 रुपये साल है, ये भी क्लियर करिए। उन्होंने 2 लेजर बना दिए हैं 2020-21 और 21-22 का, और 20-21 में जो ओपनिंग बैलेंस है वो वही वाला क्लोजिंग बैलेंस ले लिया है जो कि 2020 में था। तो सॉल्यूशन इस बात का ऐसे निकलेगा कि इलेक्शन में जाने से पहले अगर आपने ड्यूज अपना क्लियर भी किया था तो भी ये आपको एज अ रेजिडेंट बताना होगा कि हाँ मैंने ड्यू क्लियर कर दिया था, और वो वहाँ से कट जाएगा। अदरवाइज नो ब्रोकरहुड का डेटा उसमें जुड़ के आगे चला जाएगा। यानी कि सन 2020-21 की जो एंट्रियां हैं, यानी कि जो मेंबर्स ने जो पैसा जमा कराया है, और मेरे ख्याल से उस साल जो है सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ है मेंबर्स का, मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख रुपया पैसा जमा हुआ है 20-21 के अंदर, क्योंकि इलेक्शन थे उस पीरियड के अंदर। और उस पैसे की एंट्री जो है वो मिस्टर सतीश जो है नहीं कर रहे, और वो डिपेंड किसके ऊपर है? खाली मेंबर्स के ऊपर, कि मेंबर जो है वो प्रूव करेंगे, तो जो जो प्रूव करता चला जाएगा उनका जो है क्रेडिट वो मिस्टर सतीश देते चले जाएंगे। अदरवाइज जो है नो ब्रोकरहुड का जो डाटा है वो अपने आप जुड़ के आगे चल पड़ेगा। इस मैसेज का मुझे तो इतना ही समझ में आया है मतलब। और अगर यही मतलब है तो इसकी जो कहानी है बहुत ही ज्यादा उल्टी घूम सकती है। वो ऐसे कि मान लो 100 मेंबर्स ने पैसा जमा कराया और 80 मेंबर्स ने सपोज किसी भी तरह से वो मिस्टर सतीश को प्रूव कर दिया कि भैया मैंने पैसे जमा कराए हैं, और मिस्टर सतीश ने उनको सबको क्रेडिट दे दिया। वह तो कर नहीं पाएंगे ऐसा कि मैंने जो 10,800 रुपए एक साल पहले गलती से जमा कराए और मैंने सारे प्रूफ भी जमा करा दिए उनको, तब भी जो है उनको पता नहीं चल पा रहा कि ये पैसा उनको मिस्टर आनंद नोल को रिफंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया वो अभी तक मैटर। तो इसी तरह से मान लो मैं तो एक 80 जनों को ये मान लेता हूं कि उनका जो मैटर है वो मिस्टर सतीश जो है क्रेडिट कर देते हैं ठीक से, और 20 जने जो है वो प्रूव नहीं कर पाते क्योंकि मान लो उनके पास में रिसीट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या कुछ सपोर्टिंग है नहीं। तो जो 20 जने हैं जिनका पैसा जमा हुआ है एक्चुअल में, लेकिन सपोर्टिंग की वजह से वो है मिस्टर सतीश को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसे का मिस्टर सतीश क्या करेंगे? वो पैसा बैंक में तो एक्चुअली जमा हो गया ना, लेकिन मेंबर्स को जो है वो क्रेडिट मिला नहीं, तो पैसा कहां जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पीरियड की ऑडिट कैसे कराएंगे मिस्टर सतीश? ऑडिटर तो बिना अकाउंटिंग के, बिना उस पैसे की अकाउंटिंग के ऑडिट कर ही नहीं सकता है, और करेगा ना बाय द वे तो 4-5-6 लाख रुपए का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ जाएगा उसको। है? तो ऐसे कोई सीट संभाली जाती है क्या ट्रेजरशिप की? है? मेरे हिसाब से तो उनको तुरंत जो है रेजिग्नेशन डाल देना चाहिए अपना तुरंत, और हमारी आरडब्ल्यू को सेव कर लेना चाहिए हम लोगों को तुरंत। और इसके लिए उन्होंने जो उनका ड्यू था 5 साल का उसको जमा कराना चाहा, और जब उन्हें समझ में आ गया कि वो ट्रेजरर तो नहीं बन रहे और उनकी आरडब्ल्यू नहीं आएगी, तो उन्होंने 2 बार पैसा जमा कर दिया। मिस्टर सतीश ये कह रहे हैं कि मिस्टर आनंद नोवाल को जब ये पता चला कि वो ट्रेजरर तो नहीं बन रहे हैं और उनकी आरडब्ल्यू तो नहीं आएगी, तो उन्होंने जो 2 बार पैसा जमा करा दिया। अरे भैया मिस्टर सतीश, है? अगर किसको ये पता चल जाए पहले ही कि वो ट्रेजर नहीं बनने वाला, उनकी आरडब्ल्यू नहीं आएगी, तो एक बार भी पैसा नहीं जमा कराएगा, है? या 2 बार जमा करा देगा पैसा? है? अरे कोई लॉजिकल बात तो करो यार। है?
और ये 2 बार पैसा जो जमा हुआ है, ये कैसे हो गया गलती से, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और उस 2 बार के पैसे को जमा कराने पे जब वो मेंशन करते हैं ईमेल्स पे, आपकी इनकी जो फेमस ईमेल है उसको आप देखेंगे तो उसमें ऊपर ये मेंशन करेंगे मैंने 12,800 2 बार जमा करा दिया। अब 12,800 को आप ढूंढिए अकाउंट स्टेटमेंट, समय लगेगा तो चिल्लाते रहेंगे पर 12,800 आपको मिलेगा नहीं। तो मैंने आपको 30 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप किया था, जिसके अंदर मैंने सारी सपोर्टिंग बैंक स्टेटमेंट और कई सारी सपोर्टिंग भी अटैच की थी। उसके अंदर मैंने क्लियरली 10,800 का ही जिक्र किया है। तो 10,800 क्यों नहीं ढूंढे आपने, पहली बात। दूसरी बात, मैंने 12,800 इसलिए लिखे थे क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपको इस मैटर पे कितनी पकड़ है? तो 12,800 लिखूंगा तो क्या खाली क्या 12,800 ही ढूंढोगे क्या? है हो सकता है 11,799 हो, तो क्या वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा कभी भी, अगर 1 रुपया कम अगर है तो? अरे भैया, मेरे को तो बल्कि कहने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आपको अगर बैंक रिकन्सिलियेशन करोगे ना मंथली, तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसके कितने पैसे ज्यादा आ रखे हैं, किसके कितने पैसे कम आ रखे हैं। ये अकाउंटिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, किसी को बताने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। खैर फाइनली हमने खूब ढूंढा, हमें पता लगा वो 12,800 ना हो के कुछ और है। फिर ने कहा नहीं, मैं इस RWA से भी निकलूंगा, इस RWA में भी घोटाले की संभावना है और पिछले RWA तो घोटालेबाज थी ही, तो इसके लिए वो फिर से RWA से बाहर निकल गए। मेरे 4 दिसंबर 2021 को RWA से निकलने के 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि व्हाट्सएप पे इतनी ज्यादा इंसल्ट शुरू हो गई थी, है? जो कि एक ग्रुप स्पेशलाइज्ड है इस इंसल्ट करने के लिए। वो ग्रुप इतना हावी हो गया था मेरे ऊपर कि हर बात पे जो है वो इंसल्ट, हर बात पे इंसल्ट, हर बात पे इंसल्ट। तो कोई एक सभ्य आदमी कितना बियर करेगा? और दूसरा कारण ये था कि जो है मिस्टर सतीश ये लिखते हैं कि हमने सारे रिकॉर्ड को चेक कर लिया है और चेक करने के बाद में ये पाया है कि आपके जो है कोई क्रेडिट बैलेंस तो है ही नहीं, उल्टा डेबिट बैलेंस है, और आपको 2,000 रुपए उल्टा जमा कराने हैं। तो ये देख के मेरे को तो शौक लग गया कि जिस जिस आदमी से मैं जो 1 साल से लगातार फॉलो कर रहा हूँ ये मैटर, वो आदमी 1 साल के बाद ये कह रहा है कि आपका कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है 10,800, तो आप भूल ही जाइए, उल्टा आपको 2,000 रुपए 2,400 रुपए जमा कराने हैं। तो आदमी अपना सर जो दीवार से ही क्यों ना फोड़ लेगा, है मिस्टर सतीश से लड़ने की बजाय। अब वो हमें सिखा रहे हैं कि आपको ऐसे यू हैव टू गो डाउन टू गेट द डेटा। तो सवाल ये है कि व्हाई शुड वी गो डाउन? मैंने ना खाली आपको गो डाउन के लिए बोला था, बल्कि बो डाउन के लिए भी बोला था, क्योंकि तभी जो है पॉसिबल हो पाता था कि आप प्रॉपरली उनसे, जो पुराने वाले ट्रेजरर हैं, उनसे आप चार्ज ले पाते। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, कोई RWA के रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज नहीं है, तो आपको तो वैसे ही जाके कुछ जो है आपको सीखना चाहिए था, है? जो कि आप जो अपनी ईगो के चक्कर में है पूरा सत्यानाश कर दिया आपने RWA का। मेरा मानना यह है कि एक सीरियल ऑफेंडर है। मिस्टर सतीश, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बेस के? और उस 2 बार के पैसे को जमा कराने पे जब वो मेंशन करते हैं ईमेल्स पे, आपकी इनकी जो फेमस ईमेल है उसको आप देखेंगे तो उसमें ऊपर ये मेंशन करेंगे मैंने 12,800 2 बार जमा करा दिया। अब 12,800 को आप ढूंढिए अकाउंट स्टेटमेंट, समय लगेगा तो चिल्लाते रहेंगे पर 12,800 आपको मिलेगा नहीं। अरे मिस्टर सतीश, आपको ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब मैंने ऑलरेडी रिसीट बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी जब सबमिट कर रखे हैं और उसके अंदर वो डेट क्लियरली मेंशन है कि 26 अक्टूबर 2020 को 10,800 रुपए एक बार कैश में और एक बार चेक में जमा हुए हैं।
जो कि बैंक स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्शन आ रहा है बराबर, और उसकी जो ऑफिशियल आरडब्ल्यू की रिसीट है वो भी मैंने आपको सबमिट करा रखी है। तो ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ी? उसको खाली अपनी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करना चाहिए था, बस दैट्स ऑल। और जब 10,800 रुपए डबल जमा हुए हैं तो रिफंड भी 10,800 ही मिलने चाहिए ना, है? 7,200 क्यों मिलेंगे भाई? और जो डिले हुई है वो आपके पार्ट पे हुई है। मैंने तो 14 महीने पहले जो इन्फॉर्म किया हुआ आपको कि मेरी जो है ये डबल पेमेंट हो गई गलती से, और इमीडिएटली अगर मेरे को आप देते तो 10,800 ही देते ना, और उसके बाद में कंटिन्यू नहीं करता अपनी आरडब्ल्यू। लेकिन आप लोगों ने एक एक साल अगर लगा दोगे किसी समस्या को सॉल्व करने में, तो उसका भुगतान तो मैं नहीं करूंगा भैया। और दूसरी बात, अगर आपको एडजस्ट करना ही है वो पैसे, तो कम से कम मेरी कंसेंट लेनी चाहिए। ये थोड़ा ना कि मैं जो है ट्रैप हो गया हूं आपके चंगुल में, तो जो है आप जो है जबरदस्ती मेरा पैसा बिना मेरी मर्जी के काट लोगे। मेरे से पूछोगे नहीं क्या? अगर आप फोर्सफुली मेरा पैसा काटोगे तो तुम दूसरे घर पे जाके उनके बर्तन बेच के भी जो अपनी मेंबरशिप ले लोगे फिर तो। अरे मेंबरशिप जो देते हैं वो अपनी मर्जी से देते हैं, ना कि जबरदस्ती। आप छीना झपटी नहीं कर सकते किसी की मेंबरशिप लेने के लिए, है? मेरी कंसेंट आपको लेनी चाहिए थी कि भैया मैं ये डिडक्ट कर रहा हूं आपके पैसे 1 साल के मेंबरशिप, और आपने मेरे से पूछा तक नहीं। क्या मेरे कंसेंट की जरूरत नहीं थी क्या आपको? और अब हम बात करते हैं आरडब्ल्यू के मेंबर्स की। क्या किसी को भी अथॉरिटी है किसी भी मेंबर को किसी दूसरे मेंबर की इंसल्ट करने की? अगर कभी कभी अगर मनभेद या मतभेद अगर हो भी जाते हैं, तो उस समस्या को हम जो बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं, टेलीफोन पे बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। उसको किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो है टोंट वाले मैसेज भेजें, इंसल्ट वाले मैसेज भेजें, डिसरिस्पेक्ट वाले मैसेज भेजें। इससे वो अपना दिमाग का खोखलापन जो है वो प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और होता नहीं है। इसलिए जो है ऐसे गंदे गंदे मैसेज जो है उनको भेजने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई लॉजिकल बात चल रही है तो उसका आंसर भी लॉजिकल वे में ही मिलना चाहिए, ना कि इंसल्टिंग वे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये मैसेज जो है भेजते हैं वो बहुत ही अच्छे घराने के मेंबर्स हैं, बहुत ही एजुकेटेड मेंबर्स हैं। फिर भी पता नहीं क्या हो गया उन सबको कि जो है इस टाइप के मैसेज उनको भेजने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से ये उनकी दिमागी खोखलेपन का सबूत है। ऐसे मैसेज के मैं कुछ एग्जांपल जो है अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इनको देखिए, पढ़िए, समझिए, हैं? और ये मैसेज जो है किसी के भी अगेंस्ट में कभी भी आ सकते हैं अगर हमने इस सिचुएशन को अभी ही नहीं रोका तो मेरी तरफ से मैं उन सबको ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इस टाइप के मैसेजेस अगर उन्होंने इसके बाद में कभी भी डाले, ना खाली मेरे लिए बल्कि किसी भी मेंबर्स के लिए, तो उसको मैं उसी लैंग्वेज में ही समझाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि अब के बाद में जो है इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और ये बेसिक जिम्मेदारी जो होती है वो प्रेसिडेंट की ही होती है वैसे तो, कि जो है इन सब मैसेज को वो कंट्रोल रखे, मॉनिटरिंग करे, और कभी कोई इस टाइप का मैसेज आता है तो उसको इमीडिएटली वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। नहीं तो बात आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उस समस्या का कोई समाधान निकलेगा नहीं। और ये चीज जो है मेरे साथ अगर होती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। बल्कि मैं तो एज में उन सबसे बहुत बड़ा हूँ, उसके बावजूद जो है मुझे इस टाइप के मैसेज मिल रहे हैं। अगर इस तरह के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं तो कोई भी सभ्य आदमी जो है वो उस चैटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। तो इस सबसे बड़ा कारण है
कि जो भी लॉजिकल अगर बात शुरू होती है व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, तो कोई भी आदमी इन्वॉल्व इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक जो पर्टिकुलर टीम है, एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है, वही इसके अंदर स्पेशलाइज्ड है कि किस तरह से हम जो है किसी दूसरे की इंसल्ट करें। खाली एक ही ग्रुप है जो कि स्पेशलाइज्ड है इस चीज के अंदर, और मैं उस ग्रुप को ही चेतावनी देना चाहता हूं कि भैया अगर आज के बाद में अगर किसी ने भी किसी की इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की, तो उसको उससे भी ज्यादा तगड़ी लैंग्वेज के अंदर मेरी तरफ से जवाब आएगा। अगर मेरे को ना, मैं अपने खाली अपने लिए बात नहीं कर रहा, किसी को भी जो है वो आप लोग ऐसे मैसेज नहीं भेजेंगे। हा? हम लोग आपसे जो है एज में बहुत बड़े हैं, तो कम से कम एज का भी ध्यान रखना चाहिए। और एक जो है एक हमारे कल्चर का ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो कुछ लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं अब विदा चाहूँगा और चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी मैंने मुद्दे उठाए हैं उस पर आप सब मेंबर्स आत्मचिंतन करिए और इस नई आर्डबिले के बारे में कुछ उचित एक्शन लीजिए। नमस्कार। The donkey told the tiger, "The grass is blue." The tiger replied, "No, the grass is green." The discussion became heated, and the two decided to submit the issue to arbitration. So they approached the judge lion. As they approached the lion on his throne, the donkey started screaming, "Your Highness, isn't it true that the grass is blue?" The lion replied, "If you believe it's true, then the grass is blue." The donkey rushed forward and continued, "The tiger disagrees with me, contradicts me, annoys me. Please punish him." The king then declared, "The tiger will be punished. 3 days of silence," he declared. Well, the donkey jumped with joy and went on his way, content and repeating, "The grass is blue, the grass is blue." Well, in private, the tiger asked the lion, "Your Majesty, why have you punished me? After all, the grass is green." The lion replied, "You've known and seen the grass is green." The tiger asked, "So then why do you punish me?" The lion replied, "That has nothing to do with the question of whether the grass is blue or green. The punishment is because it is degrading for a brave, intelligent creature like you to waste time arguing with an ass. And on top of that, you came and bothered me with that question just to validate something you already knew was true." You see, the biggest waste of time is arguing with a fool and fanatic who doesn't care about truth or reality, but only the victory of his or her beliefs or illusions. Never waste time on discussions that make no sense. There are people who, for all the evidence presented to them, do not have the ability to understand, nor do they want to understand. They just want to argue. Others who are blinded by ego or hatred and resentment, the only thing that they want is to be right, even if they aren't. The saying goes, when ignorance screams, intelligence moves on. Until next time.